दिवाली को जो इतनी ज़बरदस्त ब्लेम हर बार मिलता है वो शायद इतना दोषी नहीं है। जी अभी तो जी। दिवाली के पटाखे चलने भी नहीं शुरू हुए, और पोल्यूशन लेकिन तो है कि आपके घर परिवार में कोई छोटा बच्चा है 5-6 साल का, मुश्किल से चल रहा है छोटे छोटे पैरों पे, लेकिन वो आप उसको देख रहे हैं अपनी नज़रों से कि वो 7 सिगरेट फूंक रहा है जी। और आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं। आप खुद सोचिए, अनुमान लगाइए, इमेजिन करिए कि आपके दिल पे क्या बीतेगी। दिल्ली में एयर पॉल्यूशन बढ़ता ही चला जा रहा है। AQI 500 के पार पहुंच चुका है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आंखों में जलन और साथ ही साथ थकावट महसूस हो रही है। ऐसे में हम आए हैं डॉक्टर विक्रम जग्गी के यहाँ, जो कि अस्थमा, चेस्ट और एलर्जी के स्पेशलिस्ट हैं। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ एहतियात इस एयर पॉल्यूशन के वक्त हमें बरतने चाहिए। चलिए मिलते हैं उनसे। दिल्ली में एयर पॉल्यूशन लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। दिल्ली में AQI 500 के पार पहुंच चुका है। ऐसे में आम लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आंखों में जलन हो रही है और कई सारी शिकायतें आ रही हैं। इसी सिलसिले में आज हम बात करने के लिए पहुंचे हैं डॉक्टर विक्रम जग्गी के क्लिनिक में। डॉक्टर साहब ने अब तक 15 से ज़्यादा एलर्जी और अस्थमा से जुड़ी हुई किताबें भी लिखी हैं, कई इंटरनेशनल और नेशनल लेक्चर्स भी लिए हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं सर का। सर नमस्कार, लोकमत हिंदी में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सत्या। सर, इस टाइम पे इतना पोल्यूशन हो रहा है दिल्ली में और बहुत सारी जगह, इवन अभी सुनने में आया मध्य प्रदेश में भी पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, मेरठ में भी, दिल्ली NCR में भी लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है। लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। पोल्यूशन को तो हम रोकने में असमर्थ हैं क्योंकि हम थोड़े थोड़े एफर्ट कर सकते हैं, पर तब भी जब AQI 999 के पार पहुंच चुका है तो क्या कुछ एहतियात हमें बरतने चाहिए ताकि हमारे स्वास्थ्य में, हमारी हेल्थ में इसका बुरा असर ना पड़े। ठीक कहा आपने सत्या जी के ये एक रियलिटी है, जैसे स्ट्रेस एक रियलिटी है, ग्लोबल वार्मिंग एक रियलिटी है, पोल्यूशन भी एक रियलिटी है, बिकॉज इट इज़ टाइड टू ह्यूमन बिहेवियर। अब लोगों ने जीना तो है, प्लस लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं। पॉपुलेशन भी इंडिया की माशाअल्लाह कोई कम नहीं है और कोई कम हो भी नहीं रही है। एज अ कंट्री वी, एज अ पीपल वी आर वेरी नाइस, लेकिन एक हमारे में जो कमी है, हम उतने डिसिप्लिन्ड या सिविक सेंस नहीं रखते हैं। गवर्नमेंट इसको इतनी सीरियसली नहीं लेती शायद जब तक कि हम बहुत ज़्यादा इसको वोटिंग इशू नहीं बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ों की वजह से पोल्यूशन तो रहनी है हमारे साथ। और जैसे आपने कहा कि हमने देखना है कि इसके साथ साथ हम अपने आप को कैसे बचाव करके, तो मोटी बात के ब्लेम गेम नहीं करना। हम लोग कहें कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, गवर्नमेंट कहे कि हम क्या करें, लोग अपनी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में एक एक जना ट्रैवल करता है, ऐसे काम नहीं चलेगा। सब ने अपना अपना रोल प्ले करना है ऑप्टिमिज्म के साथ, एंड नॉट ओनली देन जबकि पोल्यूशन हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। जो मुझे दुख देता है वो ये है कि हम इसके ऊपर चर्चा अखबारों में सिर्फ तभी आती है, या ऐसे इंटरव्यूज़ भी सत्या भी हमारे पास तभी आती है जब हद ही हो जाती है, और उसके बाद हम लोग भी भूल जाते हैं, आप लोग भी भूल जाते हैं, गवर्नमेंट भी भूल जाती है। तो और दूसरी बात कि जिन मुल्कों ने इसको सीरियसली लिया है उन्होंने इसको कर दिखाया है कि पोल्यूशन कम हो सकती है, और यहाँ तक इतना भी कि कॉस्ट इफेक्टिव वे में हो सकती है। आफ्टर ऑल एक खर्चा आएगा इसको कम करने में, लेकिन हमारे को कुछ बेनिफिट मिलेगा जो कि इकोनॉमिक टर्म्स में भी नापा जा सकता है। वो बेनिफिट भी इकोनॉमिक टर्म्स में भी हेल्पफुल है। कौन से ऐसे देश रहे हैं जिन्होंने ये चीज़ अप्लाई करी और काफ़ी कुछ बदलाव आए हैं? बहुत 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 पहले USA ने कर दिखाया था। आपको जान के ताज्जुब होगा शायद कि 1950-60s में जब व्हीकल्स आने शुरू हुए थे USA में, तो इतनी व्हीकुलर पोल्यूशन बढ़ गई थी कैलिफोर्निया जैसे स्टेट्स में कि उनको स्ट्रिक्ट लॉज निकालने पड़े, उनको एनफोर्स करना पड़ा गाड़ियों के बारे में, पेट्रोल कैसा हो,
कितनी गाड़ियाँ बेची जा सकती हैं वगैरह वगैरह, फैक्ट्रीज़ को बाहर निकालना, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट उन्होंने किया। तो ये चीज़ें 1950 से शुरू हो गई। लंदन में 1951 या 52, मुझे ठीक याद नहीं है, द ग्रेट स्मॉग एक एपिसोड हुआ था जब इतनी 4000 के करीब मौतें हुई थी विद इन अ फ्यू डेज बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम स्मॉग। तब लोगों ने सीरियसली लेके लंदन को डिकंजेस्ट वगैरह किया था। रिसेंटली चाइना ने करके दिखाया। अब चाइना हमारा राइवल है, आर्च राइवल है, लेकिन उन्होंने कर दिखाया है। तो कोरिया ने करके दिखाया इंडिया है। भी कर सकता है, कर सकता है, कंसर्टेड एफर्ट चाहिए। और जो कि हम सिर्फ और सिर्फ नवंबर, दिसंबर, दिवाली के वक्त और ये सर्दियों के वक्त जब पराली जलाई जाती है तभी सीरियस होते हैं इन चीज़ों के लिए। ऐसे सीरियस ना होकर कंटिन्यूअसली पूरे साल भर इस पे काम करें गवर्नमेंट, लोग अपने 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 स्तर पर, तो हम शायद हम भी, भारत भी ये कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन कंसर्टेड एफर्ट की ज़रूरत है। और शायद इन मुल्कों से ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि हमारी जो दो पिक्यूलियर प्रॉब्लम्स हैं, ओवर पॉपुलेशन एंड द माइग्रेशन टूवर्ड्स फ्रॉम रूरल एरियाज टूवर्ड्स द सिटीज़, वो एक बड़ी अहम चीज़ है जिसके ऊपर हमें काबू पाना होगा। तो सर, इस पोल्यूशन से हाल फिलहाल हम घर से निकलते हैं, ऑफिस हमें जाना पड़ता है, सब ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे स्कूल जाते हैं, हालांकि अभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, बट तब भी स्कूल जाने वाले बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ऑफिस वाले ऑफिस जाते हैं। सर, ये लोग पोल्यूशन से कैसे खुद को बचा सकते हैं? अच्छा सवाल है आपका, प्रैक्टिकल आंसर देने की कोशिश करता हूँ। ये नहीं सोचना चाहिए, सबसे पहले सोच को थोड़ा चेंज करनी चाहिए कि मैं पूरा तो बच नहीं सकता, सो अब करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। फेटलिस्टिक एटीट्यूड नहीं रखना, जितना कर सकते हैं उतना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले अवेयर रहें कि ये AQI क्या बला है। आज से 5-6 साल पहले किसको पता था AQI क्या होता है? आज सब जानते हैं। तो अवेयर रहें कि ये क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल AQI एक ही दिन में, जैसे आज की अगर हम बात करें, तो सुबह 6 बजे अगर गुड़गांव के अंदर 400 के आसपास होगी, तो वही नीचे आ जाएगी तकरीबन करते 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 2, 2:30, 3 बजे तक तकरीबन 200 के आसपास, 6 बजे तक शायद 150 हो जाएगी। इतनी वेरिएशंस होती हैं AQI की। सुबह सुबह बहुत ख़राब टाइम होता है, क्योंकि उस समय सूरज निकला नहीं होता, सारे पार्टिकुलेट मैटर नीचे होते हैं। ट्रेडिशनली हम वॉकिंग सुबह सुबह करते हैं, एक्सरसाइज सुबह सुबह करते हैं, तो उसके अपने फ़ायदे हैं, लेकिन उसके जो नुकसान हैं इस समय जब AQI इतनी ख़राब है, नुकसान ज़्यादा और फ़ायदे कम। तो अपनी एक्सरसाइज को थोड़ा सा उस टाइम करें जब आउटडोर AQI थोड़ी सी बेटर है। जस्ट बी अवेयर अबाउट द AQI नंबर्स एंड मॉडिफाई। अपनी जो लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, किस टाइम क्या करना है। एक तो ये बात। दूसरा, पानी खूब ज़्यादा पिए, क्योंकि जो गंद अंदर जा रहा है वो कम से कम धुल के बाहर निकलने की कोशिश, लंग्स की अपनी जो एबिलिटी है उसकी कुछ हेल्प हो जाएगी। एयर प्योरीफायर्स की बात आती है हमेशा, तो अब तर्क ये किया जाता है कि एयर प्योरीफायर लेके अपने साथ 24 घंटे तो नहीं घूम सकते आप, तो बात भी सही है। लेकिन जिस ऑफिस में हम बैठे हैं, मैं यहाँ पे तकरीबन 6-8 घंटे निकालता हूँ। अगर वो 6 घंटे मैं अपनी AQI, जो शुरू में जब मैं आता हूँ यहाँ पे तो 300 दिखाई देती है कमरे में मेरे को, मैं अच्छा प्योरीफायर लगा लेता हूँ, वो धीरे धीरे करते करते 50-60 पे आ जाती है। तो मैं अब उस 8 घंटे यानी 1/3 ऑफ द टाइम ऑफ द डे मैं अच्छी हवा ले रहा हूँ। रात को जब मैं सो रहा हूँ 8 घंटे तो सोऊंगा मैं बेडरूम को बंद करके, तो उस 8 घंटे के अंदर मैं अपनी AQI को कर लूँ, और जो बाहर जाएंगे उस समय तो आएगी। तो सर, ये जो एयर प्यूरीफायर्स हैं वर्क करते हैं? सो एयर प्योरीफायर्स वर्क करते हैं, 24 घंटे नहीं कर सकते, लेकिन जो बड़े बड़े पीरियड्स हैं, चंक्स हैं, उनको कर सकते हैं। इनकी मेंटेनेंस बड़ी ज़रूरी है। सिर्फ ऑन कर दिया डजंट मीन कि वो पूरा काम कर रहा है। अगर दरवाजे बंद खुल हो रहे हैं तो वो इतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा, नेचुरल है वो। और उसके फ़िल्टर की देख रेख, उस पर नज़र रखना, उसको चेंज करना, सर्विस करवाना उसकी बात। और जब आप ख़रीद रहे हैं उसको, तो अगर आपका रूम का वॉल्यूम कह रहा है कि आपको फ़लाँ वॉल्यूम का कैपेसिटी का एयर प्योरीफायर लेना चाहिए, मेरी सलाह है उससे दुगना पावरफुल ले लो, क्योंकि वरना वो इस आबो हवा में, इस AQI में तो वो नॉर्मल वाला फेल हो जाएगा। एग्जैक्टली।
सर कहा जाता है कि मास्क पहनना चाहिए। मास्क का वैसे कल्चर हमारे इंडिया में ज़्यादा टाइम पे कोविड टाइम पे ही आया था। जब जब पराली जलाई जाती है, जब जब AQI डिस्टर्ब होता है, लोग मास्क लगाने की कोशिश करते हैं, लगाते हैं। पर मास्क असरदार है? मास्क कैसा मास्क असरदार है इस सब? मास्क के बारे में हमारी जानकारी बहुत बढ़ गई है कोविड के बाद। जी। मास्क उतना ही इफेक्टिव है जितना टाइटली वो फिट हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात। जितना टाइट फिट होगा उतना इफेक्टिव होगा, लेकिन आप मानेंगे इस बात को सत्या कि जितना टाइट होगा उतना उसको पहनना मुश्किल हो जाएगा, हमें घुटन Suffocation। महसूस होगी। जी सर। अगर आप कह रहे हैं कि सुबह वॉक करने जाएं और मास्क पहन के जाएं, वो बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो जब मास्क लूज़ होगा तो पोल्यूटेड एयर तो वहाँ से जाएगी ना, यहाँ से जाने की तो कोशिश नहीं करेगी। दैट इज़ द प्रॉब्लम विद द मास्क। तो अगर हम लाइट वाला मास्क लगाते हैं तो वो प्रॉपर क्लोज नहीं होगा, नहीं होता, तो कोई मतलब नहीं वो है। एक्चुअली आपने ठीक शब्द यूज किया कि कोई मतलब नहीं है। वो यहाँ पे एक लगा लें, फड़फड़ कर रहा है वो, या एक कपड़ा सा बांध ले, वो इधर उधर जा रहा है, नाक के भी नीचे उतर रहा है, ये यूज़ द राइट वर्ड, उसका कोई मतलब नहीं। बट अगर हम जैसे N95 से असरदार रहेगा? N95 मास्क इफेक्टिव है, लेकिन अगेन वो क्लोजली फिटिंग, प्रॉपर फिटिंग उसकी। फिटिंग और लंबी देर फिटिंग वाला तो ज़रूर करें, लेकिन उससे एयर पोल्यूशन उतनी हद तक कम नहीं हो पाती जितना पॉसिबली हम अपने दिमाग में सोच के चलते हैं। बट ट्रेवल करते वक्त हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे 2 व्हीलर्स वाले, 3 व्हीलर्स वाले जो भी हैं। जैसे सड़क के ऊपर बहुत ही ज़्यादा है वो, तो मान लीजिए सड़क के ऊपर आप जहाँ कर रहे हैं 500 है, आपका बहुत इफेक्टिव नहीं हुआ, 200 हो गया, कुछ तो हुआ। अगेन हद कमिंग तक टू कम द हुआ। सेम थिंग, जितना कर सके हैं अब वो कर लें इन मौसम में जबकि AQI बहुत ही ख़राब होती है। सर एक चीज़ और कि इस टाइम पे लोग बीमार पड़ते हैं, सांसों में तकलीफ़ तो हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आँखों में जलन हो रही है। हम लोगों ने महसूस किया है कि इस वक्त हम लोगों को एक वीकनेस सी फील होती है। तो क्या ये भी एयर पॉल्यूशन की वजह से है? आपने अच्छी चीज़ को टच किया है सत्या। गंदी चीज़ें सेहत को बैडली अफेक्ट करती हैं। गंदा पानी हमें बैडली जी, अफेक्ट करता है, गंदा खाना हमें अफेक्ट करता है, उसके नतीजे हमें फ़ौरन दिख जाते हैं। अगले दिन हमने गंदा पानी, गोलगप्पे खा लिए, अगले दिन पता चल जाएगा कुछ गड़बड़ खाया था। एयर पोल्यूशन के असर हमें छोटे मोटे इरिटेंट्स तो उसी वक्त पता चल जाते हैं, आंखों में जलन वगैरह, गले में खिंच खांसी, और वीकनेस पे मैं आता हूँ अभी। जी जी। लेकिन जो उनके लॉन्ग टर्म और बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हमारे सामने डेकेड्स के बाद आएंगे, ओके। क्योंकि वो हमारे ऑर्गन्स को अंदर जाके तंग कर रहे हैं। इतने छोटे छोटे अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स हैं जो लंग्स को पूरा पार करके पूरी बॉडी के अंदर जाते हैं, वो ब्रेन में भी जा रहे हैं, किडनी लिवर सब जगह जा रहे हैं, हार्ट को अफेक्ट कर रहे हैं। सो ना कि सिर्फ लंग्स को लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, हार्ट और इसको और लॉन्जिटिविटी को, हमारी लाइफ स्पैन को कर रहे हैं। पीछे आपने स्टडी देखी होगी जो शिकागो से आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया के अंदर तकरीबन 5 या 6 साल आयु कम हो जाएगी व्यक्तियों की जस्ट बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। और दिल्ली जैसे शहरों के अंदर उनका अनुमान है कि तकरीबन 11 के करीब। अब ये बहुत छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, और इसके रिजल्ट्स हमें बाद में जाके दिखेंगे, ख़ास तौर पे हमारी यंगर जनरेशन को, क्योंकि उनको एक्सपोजर लंबी देर और भी होगा। जी। हमने तो अपनी उम्र के अंदर पहले 40-50 साल अच्छी हवा अंदर ले ली है, बट तो ये बच्चे तो अब ये ले रहे हैं। जो एक बात आप अभी मेरे से थोड़ी देर पहले कर रही थी कि शायद स्मोकिंग का मतलब होता है 3 सिगरेट या 7 सिगरेट के करीब अंदर जाना। अब मान लीजिए 7 सिगरेट के करीब हम आजकल पोल्यूशन का असर झेल रहे हैं लंग्स पे। मतलब सर हम अगर सिगरेट, मैं नहीं पीती, आप नहीं पीते, हम लोग सिगरेट नहीं पीते, बट हम यहाँ पे इस आबो हवा में हैं, तो हम डेली 7 सिगरेट के जितना स्मोक इनटेक कर रहे हैं। और इस चीज़ को थोड़ा हाईलाइट करने के लिए आप 1 मिनट इमेजिन करिए कि आपके घर परिवार में कोई छोटा बच्चा है 5-6 साल का, मुश्किल से चल रहा है छोटे छोटे पैरों पे, लेकिन वो आप उसको देख रहे हैं अपनी नज़रों से कि वो 7 सिगरेट फूंक रहा है जी। और आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं। आप खुद सोचिए, अनुमान लगाइए, इमेजिन करिए कि आपके दिल पे क्या बीतेगी कि इस बच्चे का आगे क्या होगा। वही हो रहा है। सो ये वरीसम इशू है। आप बात कर रहे थे कमज़ोरी की, क्योंकि ये हर बॉडी के ऑर्गन को तंग करता है जा करके, तो बड़ी लाजमी सी बात है कि ये वीकनेस करता है, और आजकल वो सब फील कर रहे हैं।
वी आर फीलिंग लेथार्जिक बिकॉज ऑफ दिस। सर आपने भी बात करी कि छोटा सा बच्चा साथ सिगरेट पी रहा है, हम रोक नहीं पा रहे हैं, तो कैसा महसूस करते हैं। इस चीज़ से जुड़ा मैं एक सवाल पूछूंगी सर। छोटे बच्चे, बुज़ुर्ग और प्रेग्नेंट महिलाएं बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। ये लोग बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, इनका इम्यून सिस्टम भी सेंसिटिव होता है। सर इन लोगों के लिए क्या कुछ अलग से है, या फिर इनको कैसे एहतियात बरतना चाहिए, या फिर एकदम आम लोगों की तरह इन्हें एहतियात बरतना चाहिए? पर क्या सच में इन लोगों को ज़्यादा चांसेस है इस एयर पॉल्यूशन से अफेक्टेड होने का? तीनों जो ग्रुप्स आपने बताए हैं, इनको एवरेज पर्सन से ज़्यादा चोट पहुंचेगी पोल्यूशन की। और अगर इनको कोई इन्फेक्शन पकड़ते हैं इस वजह से, या लंग्स में कोई इशू आता है, वो ज़्यादा सीरियस होगा, ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो अस्पताल में जाना पड़ेगा उनको। तो इनके लिए हम और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं? वही सारी चीज़ें जो अभी हमने डिस्कस की हैं, लेकिन विद मोर जोश, विद मोर सीरियसनेस, कि ये करें ताकि इस सिचुएशन के अंदर में उनको अस्पताल ना जाना पड़े। जी जी सर, एक सवाल और कि ऐसा क्या खाएं, ऐसा क्या इंटेक करें कि हमारा इम्यून सिस्टम, हमारे बॉडी की पार इस चीज़ से लड़ने के लिए, एयर पॉल्यूशन से लड़ने के लिए, इससे मतलब हमें ज़्यादा इन्फेक्ट ना करे, तो ऐसा हम क्या इंटेक करें बॉडी के अंदर कि ये चीज़ ना हो ज़्यादा से ज़्यादा? सो इसका एक सिंपल आंसर है कि वही सारी चीज़ें करें जो जनरल हेल्थ के लिए ट्रेडिशनली हमेशा से अच्छी मानी गई हैं। जैसे कोई अलग चीज़ नहीं है सर, वो खाने सारी भी। हमें पता है, खाने के अंदर में भी हमें सब पता है। वो जंक फूड से दूर रहें, ओह, पानी खूब ज़्यादा पिएं, फ्रूट्स वेजिटेबल ज़्यादा खाएं, नट्स भी अच्छे हैं, अलग अलग रंगों के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएं क्योंकि उनके अंदर अलग अलग इंग्रेडिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स हैं। वज़न को ठीक रखें, एनफ स्लीप लें, स्लीप का एक पैटर्न रखें, कम से कम समय निकालें कि पौना घंटा एक्सरसाइज करें। ये सारी चीज़ें जनरल हेल्थ के लिए अच्छी हैं और ये लंग हेल्थ के लिए भी अच्छी हैं। अगर आप सोचें कि वो जो 10 दिन 20 दिन ख़राब वाले हैं उनमें मैं कुछ करूँगा और कुछ मुझे पोल्यूशन से बचाव मिल जाएगा, वो नहीं होने वाला। बट द पीपल हु डू देम एज ए प्रैक्टिस, कि दिस इज़ पार्ट ऑफ लिविंग, कि मुझे ये करना ही करना है, वो अपने आप को सक्षम कर सकेंगे कि उनको पोल्यूशन की चोट कम पहुँचे। सिर्फ पराली और एक गाड़ियों का जो एयर पोल्यूशन है, सिर्फ इतना ही चीज़ें जिम्मेदार है एयर पोल्यूशन के लिए, या फिर और भी चीज़ें पोल्यूशन के लिए क्या क्या चीज़ें जिम्मेदार हैं? बहुत सारी हैं। देखो, दिवाली को जो इतनी ज़बरदस्त ब्लेम हर बार मिलता है, वो शायद इतना दोषी नहीं है। जी, अभी तो जी। दिवाली के पटाखे चलने भी नहीं शुरू हुए, पोल्यूशन लेकिन तो है। जो क्रॉप बर्निंग होती है, पराली बर्निंग होती है, उसको भी बहुत दोष मिलता है, वो है। क्योंकि अब हमारे पास ज़रिए हैं कि हम एग्जैक्ट नाप सकते हैं कि पोल्यूशन कहाँ से कितना आ रहा है। आज की डेट में नॉर्थ इंडिया में रफली 30% पराली से आ रहा है, तो दैट्स ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन। लेकिन जो व्हीकल्स हैं, रोड डस्ट है, कंस्ट्रक्शन डस्ट है, माइनिंग की वजह से है, हमारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं, जो रेगुलर इंडस्ट्रीज़ हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, वो सिटीज़ के अंदर या बिल्कुल नज़दीक हैं। जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ घरों के अंदर पनप रही हैं, जिनका कोई अता पता ही नहीं है कि क्या है, और वो इतनी पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मिल करके पोल्यूशन को ऐड करती हैं। इसमें अगर आप देखेंगे, कुछ हैं जो सीजनल हैं और कुछ हैं जो हर वक्त मौजूद हैं। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली नॉर्थ इंडिया में ये हो जाता है, ये सारी चीज़ें इकट्ठी आ जाती हैं। एयर की वेलोसिटी, विंड की वेलोसिटी बहुत कम हो जाती है, तो जो पोल्यूशन आती है वो बिखरती नहीं है, पराली बर्निंग शुरू हो जाती है, दिवाली का टाइम आ जाता है, पोलन्स वगैरह भी इस टाइम ज़्यादा होते हैं, वायरस इन्फेक्शन भी सर्दी से जस्ट पहले थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो बहुत सारे असॉल्ट्स आ जाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर, जो उसको ख़राब करने लगते हैं। तो सिर्फ एक वजह नहीं, कई सारे प्रॉब्लम से एक ही टाइम पे जो आती है, तो इस वजह से इतना हाइक दिखता है हमें एयर पॉल्यूशन पे इस टाइम पे। जी सर, अब मैं बात करना चाहूँगी आपकी किताबों के बारे में थोड़ा सा, कि सर आपने रेस्पिरेटरी और एलर्जी को लेके 15 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। तो सर कहाँ से मोटिवेशन आया एंड कैसे आपने बुक्स लिखनी स्टार्ट करी? मोटिवेशन वहाँ से आया कि जिन चीज़ों से मैं डील करता हूँ, जैसे क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, लंबी देर चलने वाली रेस्पिरेटरी, जैसे एस्थमा या दमा हो गया, अब इसमें मरीज़ की अगर जेन्युइन हेल्प करनी है
तो कलम चला के नुस्खा लिखने से तो कुछ नहीं होने वाला। जी जी जी। उसको पूरा समझाना है, अवेयर करना है कि उसने अपने अस्थमा को कैसे मैनेज करना है। इट इज़ मोर ऑफ टीचिंग रादर दैन डॉक्टरिंग, जस्ट ए प्रिस्क्रिप्शन। तो उसके अंदर में जो पेशेंट एजुकेशन है उसमें हमने टाइम, हमदर्दी, अपने स्टाफ को सिखाना कि उनके साथ टाइम लगाना, उनके दिमाग में जो गुंजल हैं उनको रिमूव करना कि ये इनहेलर्स तो इससे हैबिट पड़ जाती है, इससे तो आदत पड़ जाएगी, ये तो अच्छे नहीं होते, ये तो बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो इन सारी मिथ्याओं को निकालने के लिए एक माध्यम है कि उनके लिए कुछ लिखा जाए, इन्फॉर्मेशन। तो उस इन्फॉर्मेशन को मैंने कोशिश की कि अंग्रेज़ी और हिंदी में दोनों में लिखें, कोशिश की कि सरल भाषा में लिखें ताकि वो समझ सकें। तो किताबें भी लिखी, एक वेबसाइट भी बनाई बहुत पहले 2007 में। उन दिनों में मेडिकल वेबसाइट्स इतनी प्रचलित नहीं थी, पर मुझे लगा कि ये एक भी तरीका है कि पेशेंट्स उसको फ़ायदा उठा सकते हैं। यूट्यूब ने बहुत हेल्प किया कि आप आराम से वीडियो बना सकते हैं और भेज सकते हैं, आपकी क्लिनिक के बाहर के लोग भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये मोटिवेशन था। सर एक चीज़ पूछना चाहूँगी मैं कि अभी फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सरकार को, मतलब ये भी हेल्थ से रिलेटेड नहीं है बट एक आम आदमी, ऐसा क्वेश्चन है मेरा कि एक आम आदमी से, तो सर अभी सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सरकारों को, केंद्र सरकार को भी और जो हमारी राज्य सरकार है, दोनों को फटकार लगाई है और कहा है कि पराली जलाने के अलावा भी और सब्सिडरीज चीज़ें होती हैं तो उसे अप्लाई किया जाए और जल्द से जल्द इसका कोई सल्यूशन निकाला जाए, एक दूसरे पे ब्लेम गेम ना खेला जाए। इस पर सर क्या कहना चाहेंगे आप, और क्या कुछ सजेशन है आपका कि गवर्नमेंट को करना चाहिए, दोनों गवर्नमेंट को मिलके, जिससे आगे पोल्यूशन कम हो और आपके पास थोड़ा असर पड़ेगा ज़रूर, आपके पास पेशेंट्स कम आएंगे सर, बट नो डाउट लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। ये दिस इशू इज़ बियॉन्ड मी, माई पेशेंट्स कितने आ रहे हैं, ये बहुत सीरियस इशू है और इसमें जितनी हम कर सकें और जल्दी कर सकें वो बहुत अच्छा रहेगा। ज़रूरी है। मुझे बड़ी खुशी है कि गवर्नमेंट के ऊपर दबाव आना शुरू हो गया जी। एकदम से। मेरे को जैसे आपने सवाल पूछा है, मेरे जहन में तीन एग्जांपल्स आ रहे हैं। एक जो आपने जिक्र किया, और बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया आपने, फटकार लगाई है जी। तो गवर्नमेंट को फटकार इस सुप्रीम कोर्ट की सुननी पड़ती है, वरना कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो वो कुछ करेंगे, इसको सीरियसली लेंगे। नंबर 2, मैं ऐसे ही पढ़ रहा था कल परसों में, पुणे के अंदर में उन्होंने जो अस्थमा के बच्चे हैं उनकी मदर्स ने एक ग्रुप बनाया काफ़ी बड़ा, उसका नाम है वॉरियर मदर्स, लड़ाकू मदर्स। वो लड़ रही हैं कि हमें बताओ तुम क्या मेजर्स ले रहे हो अपने पुणे की एयर क्वालिटी को ठीक करने के लिए, प्लस वो ये कह रहे हैं कि जिधर आप पैसा खर्ची कर रहे हैं हमें वो बताइए, क्योंकि हमें दिख रहा है, हमें मीन्स उनको, कि आप यहाँ पे टावर्स लगा रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं, विच इज़ शोन टू बी नॉन इफेक्टिव। आप इस पे पैसा नष्ट कर रहे हो, तो ये हमें बेवकूफ़ मत समझो, हमें कुछ रिजल्ट्स करके दिखाओ। यानी अब दबाव आ रहा है ना गवर्नमेंट के ऊपर, म्यूनिसिपैलिटी के ऊपर, छोटे उसके ऊपर, इस तरह से दबाव आ रहा है। तीसरा असली दबाव आएगा जब हम जनता इलेक्शन टाइम्स पे इसको इशू बनाएंगे। जी। हमें सिर्फ रोटी कपड़ा मकान, जो बहुत पुराना नारा था, उससे मतलब नहीं है। हमें धर्म XYZ और मंदिर अकेले से मतलब, मस्जिद और इससे मतलब नहीं है। हमें मतलब ज़्यादा है हमारी सेहत और हमारी लॉन्जिटिविटी के लिए। लॉन्जिटिविटी का आप मतलब देखिए कि वक्त के साथ साथ, बिकॉज हेल्थ इंप्रूव हो रही है, मेडिकल फैसिलिटीज़ इंप्रूव हो रही हैं, एक एवरेज लाइफ स्पैन जो 30-40 उम्र हुआ करती थी एवरेज, वो करते करते 50, 60, 70, 75 पे आ गई इंडिया की, और अब वो कई मुल्कों के अंदर नीचे जा रही है। तो दिस इज़ ए वेरी सीरियस इशू, और ये बनेगा, ये एक पोल इशू बनेगा। जब बनेगा तो गवर्नमेंट विल बी फोर्स्ड टू टेक एक्शन। तो कहने का मतलब ये इशू बनेगा और गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा जब जनता दबाव बनाएगी। अपने लिए तो जनता को करना ही चाहिए, जहाँ तक है कि अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए, क्योंकि जैसा कि सर ने कहा कि हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत कम ही झेल रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारी अगली जनरेशन इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत झेलने वाली है, क्योंकि वो बचपन से ही इस चीज़ को फेस कर रही है। तो कहीं ना कहीं आपको, हमें, हम सबको अपनी बात रखनी होगी और इस मुद्दे पर सरकार को बोलने के लिए, काम करने के लिए मजबूर करना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए,
और आप भी ऐसे ही वीडियोस के लिए लोकमत हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सत्या जी। थैंक यू सो मच सर।